एमपी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे जो आपको 45 से 50 अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। पूरे आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सहित में कंप्लीट करवाने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। पहला है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। कृषि कार्य में हम किस यंत्र का प्रयोग करें कि बुआई करने और बुआई करने का समय बचे और श्रम का भी समय बचे, तो हमें सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए हमें? सीड ड्रिल का। दूसरा है, विश्व उष्ण का कारण है। विश्व उष्ण का कारण क्या है? तो इसका आंसर आपका रहेगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा। क्या रहेगा? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा। तो बी नंबर वाला आपका सही रहेगा। तीसरा है, रेड डाटा पुस्तक है। रेड डाटा पुस्तक है संकटपन्न सभी स्पीशीज का रिकॉर्ड। क्या है? संकटपन्न सभी स्पीशीज का रिकॉर्ड है रेड डाटा पुस्तक। चौथा है, एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। क्या उत्पन्न कर सकती है? तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर ये सभी। तो द नंबर वाला सही है आपका ये सभी। पांचवा है, किसी आवेशित वस्तु के आवेशों को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा भूसंपर्कर्षण। क्या रहेगा? भूसंपर्कर्षण रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 6 से 10 तक के रिक्त स्थान है। छठा है, प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा किण्वन। किण्वन इसका आंसर आपका रहेगा। सातवां है, कोयला जलाने पर मुख्य रूप से डैश गैस उत्पन्न करता है। कोयला अगर हम जलाएंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है आठवां, पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा डैश होता है। तो इसका ज्वलन ताप कैसा होता है? कम होता है। नवा है, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का डैश होता है। तो ये क्या होता है? कुचालक होता है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को डैश कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपटि कहते हैं। भूपटि। ये हो गए हैं आपके 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान। अब 11 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं वो पीडीएफ के थ्रू फुल सॉल्यूशन के साथ हम कंप्लीट करेंगे। ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? इसका आंसर है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और वही अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल से पहले उबालकर सूक्ष्म जीवों से मुक्त करते हैं। यानी कि जो पाश्चुरीकृत दूध है इसमें क्या है, जो सूक्ष्म जीव है वो सूक्ष्म जीवों से मुक्त होते हैं, और ये अपाश्चुरीकृत जो दूध है उसे इस्तेमाल से पहले हमें इसे उबालना पड़ता है। किस लिए? कि सूक्ष्म जीव इससे मुक्त हो सके। समझ में आया होगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेते चलना है।
अगला प्रश्न है ये आपका यहाँ से, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? तो आंसर है जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से होता है। चूँकि चंद्रमा पर सजीवों की उपस्थिति का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, अतः वहाँ जीवाश्म ईंधन अनुपस्थित है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है आपको। अगला प्रश्न है, निषेचन क्या है? नर एवं मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है और निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। आपका 14 है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता कम हो जाएगी, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन समुचित मात्रा में अथवा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप उसमें गोइटर रोग हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपको जितने भी प्रश्न बता रही हूँ सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न है, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? इसका आंसर है, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे तीक्ष्ण होने से क्षेत्रफल इनके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। इससे दाब बढ़ जाता है, इसलिए वस्तुओं को काटना आसान हो जाता है। इसलिए औजारों के जो किनारे होते हैं वो तीक्ष्ण बनाए जाते हैं, यानी कि धारदार बनाए जाते हैं। और 16 है, ऊंचे घरों या फिर भवनों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं? तो ऊंचे घरों और भवनों में तड़ित चालक का उपयोग करके भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाया जाता है, इसलिए हम प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां है, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे आदर्श माना जा सके, फिर भी एक अच्छे ईंधन जिसे हम आदर्श कह सकते हैं में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। पहला आपका रहेगा, सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला ईंधन हो। कैसा हो? सस्ता हो, यानी कि कम पैसे वाला हो और आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो, ऐसा साधन हम ढूंढेंगे। दूसरा है, ईंधन वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो। ईंधन वायु में सामान्य दर से सुगमता यानी सरल तरीके से जल जाता हो, इस तरह का ईंधन हो। तीसरा है, वह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो। चौथा है, जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। ईंधन को जब हम जलाते हैं उसके पश्चात कोई अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े। जैसे मान लीजिए लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी से जो राख निकलती है वो इस तरह से नहीं बचनी चाहिए। तो अच्छे से समझ में आए होंगे आपको ये पॉइंट। अब 18वां प्रश्न पढ़ेंगे। 18वां है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता, हमें जैव विविधता के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। क्यों है हमें आवश्यकता? कि इसके कारण ही पृथ्वी पर हमारा जीवन है। किसके कारण? जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर हमारा जीवन है। इसके द्वारा पर्यावरण प्रभावित होता है। इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़ता हो। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी-जल्दी समझा रही हूँ और अच्छे से समझाने का प्रयास भी कर रही हूँ, तो अच्छे से आप समझें। और ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न है। थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से एक पेज में स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। तो मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो इसका आंसर है, मछली और मेंढक सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। इनमें से सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वे नया जीव नहीं बन पाते हैं। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति एवं वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं तथा जल में ऐसे भी जंतु रहते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः इनका सैकड़ों अंडे देना आवश्यक है, जिससे कि उनमें से कुछ में निषेचन की क्रिया हो सके। इसके अतिरिक्त ये अंडे
कवच से ढके नहीं होते हैं तथा अपेक्षाकृत कोमल होते हैं, अतः इनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है, जबकि मुर्गी के अंडे कवच से ढके रहते हैं, तो इसलिए उनकी सुरक्षा हो पाती है। स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से। आपका 20वां प्रश्न है, मानव एक निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा, मानव में एक निश्चित आयु के बाद ही जनन अंग परिपक्व होते हैं, इसलिए वे एक निश्चित आयु के बाद ही जनन कर सकते हैं। मनुष्य का वह जीवन काल जबकि शरीर में परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। आपका 21वां है, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा, जिस वस्तु पर बल लगाया जाता है उससे वो वस्तु गतिशील हो सकती है, अपनी ओर खींच सकती है, गतिशील वस्तु रुक सकती है और उछल सकती है, अपनी दिशा में परिवर्तन कर सकती है आदि। अब अगला प्रश्न हम ये 22वां है आपका। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न बता रही हूँ, इससे आप 45 से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं और मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो 22वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। 23वां है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन-सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक कहलाती हैं। ऐसी औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव होते हैं। प्रतिजैविक लेते समय सावधानियाँ, पहला है प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए और उस दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए। दूसरा है सर्दी-जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को नष्ट कर देती हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अब हमारा 24वां प्रश्न है, उसको जल्दी से पढ़ेंगे। 24वां है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण से स्पष्ट करना है, आपको समझाना है। घर्षण हानिकारक है, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल बेयरिंग अथवा जूते के सोल ही क्यों ना हो, लेकिन यह अनिवार्य भी है। निम्न उदाहरणों से यह स्पष्ट है। उदाहरण है, यदि घर्षण ना हो तो हम पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम लिख नहीं सकते हैं, पेन हो या पेंसिल। शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का खुरदुरा पृष्ठ रगड़ द्वारा चॉक के कुछ कणों को उतार देता है, जो श्यामपट्ट पर चिपक जाते हैं और हमें लिखावट दिखाई देती है। तो इस तरह से घर्षण हमारे लिए क्या है? अनिवार्य है, उपयोगी है। अतः कह सकते हैं कि घर्षण हानिकारक भी है और आवश्यक भी है। जिससे लाभ होता है उससे हमें हानि भी होती है। और ये आपका यहाँ पे 25वां, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनाई जाती है, लिखिए। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। वायु में रखी कोई वस्तु जब कंपन करती है तब वस्तु की सतह के संपर्क वाले वायु के कण कंपन करने लगते हैं और प्रत्येक कंपित कण इन कंपनों को अपने संपर्क वाले अन्य कणों में स्थानांतरित करते चले जाते हैं और इन कंपनों को फलस्वरूप ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इस प्रकार ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है और जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद हो जाती है। तो ये यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। अब हमारा यहाँ पे अंतिम प्रश्न है ये 26वां, तो उससे पहले आप यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से कर लें। और ये यहाँ से, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको यहाँ पे 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो भरोसा रखें अच्छे से कंप्लीट आप करें।